आखिर क्या होता है वक्फ बोर्ड? क्यों भेज रहे हैं लोग इस पर जीमेल? आज से लगभग 1450 साल पहले जब आखिरी पैगंबर यानी कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस्लाम का प्रचार शुरू किया, यानी इस्लाम की दावत देनी शुरू की, तो जैसा कि हम जानते हैं कि शुरुआती दिनों में मुसलमान बनने वाले ज़्यादातर लोग वही थे जो कमज़ोर थे या गरीब थे या फिर गुलाम थे। इससे उलट ऐसे बहुत कम ही लोग थे कि जो माली तौर पर अच्छे खासे अमीर हुआ करते थे। मगर जैसे जैसे मुसलमानों की तादाद बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे जाहिर है ज़रूरतें भी बढ़ती जा रही थीं। अब क्योंकि इस्लाम रिलीजन में चैरिटी की बहुत ज़्यादा अहमियत है और ऐसा करने पर सवाब भी हद से ज़्यादा मिलता है, तो इसलिए जो चंद सहाबा ऐसे थे कि जिनके पास ठीक ठाक माल था, उन्होंने अपने माल के ज़रिए से बाकी कमज़ोर मुसलमानों की मदद करनी शुरू कर दी। स्पेशली जो अमीर सहाबा यानी अमीर मुसलमान हुआ करते थे, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी या फिर जो दूसरे इसी भी तरह के कीमती एसेट्स थे उनको इस्लाम के लिए देना शुरू कर दिया और इन दी गई प्रॉपर्टी का मैनुअली इस्तेमाल किया जाता था 3 कामों के लिए। पहला काम तो रिलीजियस काम यानी मजहबी काम जैसा कि मस्जिद वगैरह बनाना। दूसरा काम एजुकेशनल पर्पस मतलब मुसलमानों की तालीम का इंतज़ाम करना, मदरसा वगैरह बनाना। जबकि तीसरा काम था चैरिटी यानी आम ज़रूरतमंद लोगों को किसी भी तरीके से मदद होना, और इस पूरे प्रोसेस को ही कहा जाता था वक्फ कर देना। यानी फला इंसान ने अपनी ज़मीन अपनी प्रॉपर्टी इस्लाम के लिए या दूसरे शब्दों में यूँ कहें तो गॉड यानी खुदा के लिए वक्फ कर दी है। पैगंबर अलैहिस्सलाम के बाद फिर खिलाफत राशिद के दौर में, इसके बाद फिर सल्तनत बनु उमैया या फिर सल्तनत बनु अब्बास के दौर में भी जैसे जैसे दुनिया के बाकी इलाकों में इस्लाम फैलता गया वैसे वैसे वक्फ या कंसेप्ट दुनिया के उन सारे इलाकों में फॉलो करने लगा। स्पेशली आखिरी बड़ी सल्तनत यानी सल्तनत उस्मानिया के दौर में वक्त की पॉपुलर या कहे वक्त पर अमल होना बिल्कुल ठीक पर पहुंच चुका था। लगभग पूरी मुस्लिम दुनिया पर फैले इस सल्तनत के लगभग हर शहर के अंदर ही वक्त की बेशुमार प्रॉपर्टीज़ मौजूद हुआ करती थी। उस्मानिया ने ही वक्त के इस सिस्टम को बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज भी कर दिया। मतलब उस दौर में ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशन बनाए गए थे कि जिनकी जिम्मेदारी हुआ करती थी कि वो इस प्रॉपर्टी को अच्छी तरीके से मैनेज करें। इन्हीं प्रॉपर्टीज़ की आमदनी के ज़रिए से ही मस्जिदों को या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को या इसके अलावा बाकी जो चैरिटेबल वर्क हुआ करते थे उनको फंड किया जाता था। दुनिया के बाकी इलाकों की तरह जब हिंदुस्तान में भी इस्लाम आया और ख़ास तौर पर यहाँ पर 13वीं सदी के बिल्कुल शुरुआत में ही मुस्लिम सल्तनत कायम होना शुरू हुई, तब वक्फ या सिस्टम इंडिया में भी आया। हिस्टोरिकल एविडेंसेस से पता चलता है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की सल्तनत के बिल्कुल शुरुआती दौर से ही मुस्लिम स्पेशली मुग़ल एम्पायर के दौर में अपने पीक पर पहुंच चुका था। फिर अंग्रेज़ों के दौर में भी ये बढ़ता ही गया और जाहिर है इसका एरिया और इसकी प्रॉपर्टी बढ़ती जा रही थी, तो इसको मैनेज करने के लिए इसमें बहुत सारे वक्त के साथ रिफॉर्म्स वगैरह भी होते रहे। मिसाल के तौर पर 1913 में अंग्रेज़ों के दौर में वक्फ वैली रेंटिंग एक्ट लाया गया, जिसका मकसद था कि वक्फ की प्रॉपर्टीज़ को रेगुलेट करना और उनको प्रोटेक्ट करना। भारत को सब आज़ादी मिल गई तो इसने भारत में इंडिया के मुस्लिम के लिए 1954 में एक बार फिर से वक्फ एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसका मेन मोटिव था कि वक्त की जितनी भी प्रॉपर्टी है उसकी हिफाजत की जा सके और उसको सही तरीके से मैनेज किया जा सके। फिर इसके बाद यह कह सकते हैं कि आखिरी बार सन 1995 में ही इसमें अमेंडेंट किया गया था। इसमें बहुत सारे बदलाव और सुधार किए गए थे और 1995 के कायदे कानून के हिसाब से ही आज तक वक्फ बोर्ड भी चला आ रहा है।
अब आप में से बहुत सारे लोग दिमाग में यह सवाल भी ज़रूर आ रहा होगा कि वाकई अगर वक्फ इतना पुराना है, मतलब सदियों पुराना है, तो जाहिर सी बात है कि इसके पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी होगी। तो हाँ दोस्तों, आप लोगों के दिमाग में बिल्कुल सही बात आ रही है, क्योंकि वक्फ के पास वाकई बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी है। इतनी ज़्यादा कि इंडियन रेलवे और आर्मी के बाद वक्फ बोर्ड ही पूरे इंडिया का तीसरा सबसे बड़ा लैंड ऑनर माना जाता है। यानी रेलवे और आर्मी के बाद पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के पास ही है। मगर दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से यह वक्फ बोर्ड पूरे ही इंडिया के अंदर कुछ ज़्यादा ही चर्चाओं में है। चाहे स्पेशल मीडिया देख लीजिए या फिर मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल खोलकर देख लीजिए, हर तरफ वक्फ बोर्ड की चर्चा ही नज़र आ रही है। उसकी वजह यही है कि क्योंकि पिछले ही महीने यानी 8 अगस्त के दिन मौजूदा बीजेपी गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट के अंदर वक्फ से रिलेटेड एक बिल पेश किया था, जिसके ज़रिए से इस सदियों पुराने वक्फ सिस्टम में बहुत सारी चीज़ें बदलना चाहती थी। बीजेपी का कहना था यह सिस्टम करप्ट हो चुका है, वह तो सिर्फ वक्फ में सुधार करना चाहती है। मगर इसके उलट बाकी जो अपोजिशन मेजर पार्टीज थी, वह चाहे समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो या फिर मुस्लिम नेता असदुद्दीन ओवैसी को, वह मानो सारे इस बिल को देखकर गर्म पड़ गए। और इवन नीतीश कुमार की वह पार्टी जिसके लिए जरिए से बीजेपी की यह गवर्नमेंट चल रही थी, वो भी इस बिल के खिलाफ दिखाई दी। नतीजा यह हुआ कि मेजॉरिटी न रखने की वजह से यह बिल पास ना हो सका। लेकिन फिर भी बीजेपी ने हार नहीं मानी, बल्कि उसी दिन इस बिल को आगे ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी के पास भेज दिया गया और अब वहां पर इस अमेंडमेंट बिल के ऊपर बड़ी तेजी के साथ प्रोसेस भी चल रहा है। और शायद मुमकिन है कि यह बिल फ्यूचर में पास हो भी जाए, या भी मुमकिन है कि यह बिल फ्यूचर में पास ना भी हो सके। लेकिन अब सवाल यही है कि आखिर बीजेपी इस वक्त सिस्टम में ऐसा भी क्या बदलना चाहती है कि जिसको देखकर ना सिर्फ यह पॉलिटिकल प्रॉपर्टीज ही बल्कि इनसे भी कहीं ज़्यादा इंडिया के ज़्यादातर मुसलमान अचानक से एक्टिव हो गए। तो इस पूरे मैटर को गहराई से समझने के लिए हमको पहले वक्फ सिस्टम से जुड़ी हुई बुनियादी बातों को समझना होगा। वैसे तो दोस्तों, हम लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में ही जान चुके हैं कि ये वक्फ होता क्या है, लेकिन फिर भी आसान भाषा में आपको और क्लियर कर देता हूँ। मिसाल के तौर पर, अगर आप लोगों की ज़िंदगी में बहुत सारा पैसा कमाकर उससे प्रॉपर्टी बनाई, या यह मान सकते हैं कि आपके बाप दादा के ज़रिए आपके हिस्से में प्रॉपर्टी आई। अब आपकी या तो औलाद नहीं थी इसलिए, या फिर औलाद थी भी मगर उसके बावजूद भी आपने सोचा कि क्यों न मैं इस प्रॉपर्टी को अपने पर्सनल यूज़ में रखने की बजाय इसको रिलीजियस या फिर चैरिटेबल पर्पस के लिए दे दूं, मतलब कि वक्फ कर दूं, ताकि मरने के बाद भी यह मेरे लिए काम आती रहे। बस फिर आपने इसको वक्फ कर दिया, और जैसे ही आपने वक्फ किया तो इसकी ऑनरशिप, मतलब इस ज़मीन का प्रॉपर्टी जो मालिकाना हक था, वो आपसे हटकर गॉड यानी अल्लाह के पास पहुंच गया। पर भी सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि यह ओनरशिप परमानेंट है, मतलब यह प्रॉपर्टी अब हमेशा के लिए खुदा की है। 10 साल, 20 साल, 100 साल, 5 साल, कभी भी कोई इंसान चाहे वो इसको बेच दे तो वो ऐसा नहीं कर सकता। और वक्फ की इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल अब उन्हीं तीनों कामों के लिए किया जाएगा कि जिनका जिक्र हम शुरू में ही कर चुके हैं। सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग वक्फ बोर्ड के खिलाफ लिखते हुए यह भी कहते हैं वक्फ बोर्ड हमेशा से ज़मीनों पर कब्जा करता आया है, इसलिए इसके पास इतनी ज़्यादा ज़मीन है और यह फ्यूचर में ही ऐसा करता रहेगा, इसलिए इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे सीधे साधे गैर मुस्लिम सोशल मीडिया पर वायरल की जाने वाली इस तरह की फेक पोस्ट पर यकीन भी कर लेते हैं, क्योंकि इन्हीं पोस्ट के अंदर उनको यह भी बताया जा रहा होता है कि दरअसल यह तो एक ऐसी बॉडी है, यह एक ऐसा इंस्टीट्यूट है कि जिस पर गवर्नमेंट की भी नहीं चलती है, ना ही इंडिया के कोर्ट की इसके ऊपर चलती है, बल्कि यह तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन
के हिसाब से चलता ही नहीं है। इसके अंदर तो शरिया लॉ का दखल है, जबकि यह सारी की सारी ही चीज़ें पूरी तरह से गलत हैं। दरअसल दोस्तों, आज वक्फ बोर्ड के पास यह जो इतनी ज़्यादा ज़मीन है, इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टी है, उसकी मेन वजह यही है कि क्योंकि जब कोई प्रॉपर्टी एक बार वक्फ कर दी जाती है तो वह हमेशा हमेशा के लिए वक्फ हो जाती है। उसको आगे कभी भी बेचा नहीं जा सकता, वक्फ से बाहर नहीं किया जा सकता। बस उसको अच्छी तरह से मैनेज करके उसकी आमदनी के ज़रिए से चैरिटेबल या फिर रिलीजियस वर्क किया जा सकता है। अब रहा सवाल इस बात का कि गवर्नमेंट की इसके ऊपर नहीं चलती है, तो आपको जानकर शायद हैरानी हो कि आज हमारे देश में 32 वक्फ बोर्ड हैं, यानी हर स्टेट का अपना एक अलग वक्फ बोर्ड होता है। उसमें भी फिर सिया सुन्नी के अलग अलग वक्फ बोर्ड होते हैं। इन स्टेट वक्फ बोर्ड का काम होता है कि स्टेट के अंदर मौजूद तमाम वक्फ की प्रॉपर्टी को अच्छी तरीके से मैनेज करना, उसके ज़रिए से अच्छी आमदनी बनाना और फिर उसी आमदनी को रिलीजियस और द चैरिटेबल के लिए इस्तेमाल करना। सारे स्टेट वक्फ बोर्ड से ऊपर नेशनल लेवल पर भी एक सेंट्रल वक्फ काउंसिल है, जो फिर ऊपर से इन तमाम वक्फ बोर्ड्स को हैंडल करता है। और मज़े की बात यह है कि इन स्टेट्स वक्फ के बोर्ड को जितने भी लोग चला रहे होते हैं उनको सरकार द्वारा ही चुना जाता है। इवन वह सर्वे कमिश्नर की जिसकी जिम्मेदारी होती है वह किसी भी डिस्प्यूटेड लैंड पर जाकर यह फैसला करे कि यह वक्फ बोर्ड की ज़मीन है। नहीं, उस सर्वे कमिश्नर को भी गवर्नमेंट के द्वारा ही चुना जा सकता है। नेशनल लेवल पर भी जो सेंट्रल वक्फ काउंसिल है उसको चलाने वाले लोग भी गवर्नमेंट के द्वारा ही बैठाए जाते हैं। तो कुल मिलाकर यह पूरी बॉडी गवर्नमेंट के ज़रिए से ही चलती है, गवर्नमेंट के अंडर में रहती है। और इसके अलावा अगर किसी लैंड पर कोई डिस्प्यूट वगैरह होता है तो कोर्ट के सामने जवाबदेही भी होती है। बाकायदा बाकी सारे इंस्टीट्यूट्स किस तरह सारे कायदे कानून को फॉलो करती है। आखिर में बात करें अगर चेंजेस की कि आखिर मौजूदा गवर्नमेंट 2024 वक्फ अमेंडमेंट बिल के ज़रिए क्या क्या बदलना चाहती है, तो इसमें सबसे पहली चीज़ तो यह है कि नए कानून के तहत यह चीज़ कंपलसरी यानी कि ज़रूरी बनाई जा रही है कि जो सेंट्रल वक्फ काउंसिल है, यानी सबसे ऊपर की बॉडी, उसमें जितने भी लोग बैठते हैं पूरे वक्फ को जो लोग मैनेज करते हैं उनमें 2 औरतों और मैंडेटरी किया जाए, यानी 2 औरतों का होना ज़रूरी है। इस पर तो वैसे भी किसी अपोजिशन पार्टी में या किसी भी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ने कोई तराज नहीं किया, क्योंकि पुराने कानून के हिसाब से भी इस बात पर कोई रोक नहीं थी। अब वह बात अलग है कि कोई औरत बैठती है या नहीं, और अगर मैंडेटरी हो गया तो जाहिर सी बात है बैठ भी जाएगी। लेकिन जो प्रॉब्लम है वो इससे अगली चीज़ में है, यह बदलाव भी किया जा रहा है कि इसी टीम में मतलब जिसमें 2 औरतें को मैंडेटरी किया जा रहा है, 2 नॉन मुस्लिम को भी बैठाया जाएगा। अब अपोजिशन प्रॉपर्टीज़ और बहुत सारी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस का यही सवाल है कि आखिर जब वक्फ बोर्ड मुसलमानों के से रिलेटेड है तो मुसलमानों की प्रॉपर्टी होती है, मुसलमानों से जुड़ी हुई चीज़ों में इसका इस्तेमाल होता है, तो आखिर इसमें नॉन मुस्लिम का क्या काम होगा। और अगर बीजेपी की वाकई इस फैसले के ज़रिए से कोई नेक नीयत है, जैसा कि वह दावा कर रही है कि हम ऐसे फैसलों के ज़रिए से वन लॉ वन नेशन की तरफ बढ़ना चाहते हैं, मतलब पूरे देश के लिए एक ही कानून हो, कहीं पर भी किसी के लिए कोई भी रोकथाम ना हो, तो फिर बीजेपी को चाहिए कि वह इंडिया के बहुत सारे ऐसे हिंदू बोर्ड्स पर भी एक्शन ले, उनमें बदलाव करे कि जिन बोर्ड्स के अंदर नॉन हिंदू मेंबर नहीं बन सकते। बल्कि हैरानी की बात तो यह है कि मंदिरों के इन बहुत सारे हिंदू बोर्ड्स में तक कानून है। मुसलमान तो छोड़ दीजिए, बल्कि सिख, जैन, फिर पंथ जो बाय रूट या बहुत सारी दूसरी चीज़ों के ज़रिए हिंदू ही माने जाते हैं, जिनको हिंदू धर्म के तौर पर कंसीडर किया जाता है, वो भी इन हिंदू बोर्ड्स के मेंबर नहीं बन सकते हैं। इसके अलावा बीजेपी 1995 वाले एक्ट से
एक्शन 40 भी हटा रही है। याद रहे, यह वही सेक्शन है कि जिसके ज़रिए वक्फ की किसी भी इलाके में जाकर किसी ज़मीन के बारे में यह इंक्वायरी कर सकती है कि यह उसकी जगह है या फिर नहीं है। इसके अलावा यह बड़ा सवाल है भी उठ रहा है कि इस नए अमेंडमेंट के ज़रिए से ये सरकार कलेक्टर को भर भर कर ताकत दे रही है। मतलब ज़मीन डिस्प्यूट से जुड़े हुए जो सारे वक्त काम सर्वे कमिश्नर किया करता है वह अब कलेक्टर किया करेगा। तो अब सवाल यह है कि अगर किसी ज़मीन पर वक्फ बोर्ड और सरकार के ही बीच में डिस्प्यूट हो जाए, जैसा कि बहुत जगह है कि, तो क्या सरकार के अंडर ही रहने वाला कलेक्टर भी इस बात का फैसला कर रहा होगा कि यह ज़मीन सरकार की है या फिर वक्फ बोर्ड की है? क्या सच में ज़रूरत पड़ने पर एक सरकारी ऑफिसर ही सरकार के खिलाफ कोई एक्शन ले पाएगा? और इन तमाम चीज़ों से भी आगे बढ़कर एक बड़ा मैटर डिजिटल रजिस्ट्रेशन को लेकर फंस रहा है। मामला यह है कि यह बिल पास हो जाता है तो नए कानून के तहत अब अगर कोई भी प्रॉपर्टी वक्फ हुआ करेगी तो उसका डिजिटल रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हुआ करेगा। वैसे इसमें तो कोई भी परेशानी की बात नहीं है, लेकिन मैटर अंदर जाकर फंसता है। दरअसल इसमें एक चीज़ यह भी डाल दी गई कि यह रजिस्ट्रेशन अगले 6 महीने के अंदर होना चाहिए। अगर 6 महीने गुजर गए और नहीं हो सका तो फिर ये वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं मानी जाएगी और ना ही फिर इस पर क्लेम करके केस लड़ा जा सकेगा। और इसी पॉइंट पर ही अपोजिशन लीडर्स ने मैनली असदुद्दीन ओवैसी ने सबसे ज़्यादा आवाज़ उठाई है, क्योंकि उनका कहना है कि इसी पॉइंट का सबसे ज़्यादा गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा और वक्फ बोर्ड की ज़मीन को छीन लिया जाएगा। दलील यही दी जा रही है कि इंडिया में आज भी जिस तरीके का माहौल है, गांव तो छोड़ दीजिए बल्कि शहर जैसे इलाकों में भी 6 महीने के अंदर इस तरह का रजिस्ट्रेशन पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि आप में से ज़्यादातर लोग ऑलरेडी इस बात को जानते ही होंगे कि जब ज़मीन की ओनरशिप एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती है तो कितने लंबे प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। और उसमें भी अगर बीच में कोई डॉक्यूमेंट्स मिस हो जाए या कोई मामला गड़बड़ हो जाए तो फिर तो बात ही ना कीजिए। तो कुल मिलाकर यह है वक्फ बोर्ड की पूरी कहानी और यह वक्फ बोर्ड से जुड़ा हुआ वो पूरा मामला जो आज चर्चाओं में है। उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये मेहनत रंग लाई होगी और आप लोगों को इस वीडियो के ज़रिए बहुत से कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो अगर सच में इंफॉर्मेशन लगी हो तो लाइक करने के लिए साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। अल्लाह हाफ़िज़।